the 46th president of the United States of America, the Joe Biden. But in future, he will not be remembered as the 46th president of the United States of America. He will be remembered as the weakest president of United States of America. अब क्या कर सकते हैं भैया, जो बाइडेन की किस्मत ही खराब है। मतलब इनके टेन्योर में पहला अफगानिस्तान वाला 2020-21 में हमने देखा क्या चल रहा था अफगानिस्तान में, कैसे एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट फतेह की जा रही थी और आखिर में काबुल जीत ही लिया तालिबान ने। फिर उसके बाद ये अब चल रहा है यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस। मतलब बहुत बुरा टेन्योर चल रहा है। अब इनकी टेन्योर की किस्मत ही खराब है कि क्या करें, जो है वो है। लेकिन अभी इस पूरे सीरीज में हम क्या लेके जा रहे हैं, इस पूरे सीरीज के अंदर मैं सारी कंट्री, सारी प्लेसेस जो न्यूज में है, उनका ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आपका करंट अफेयर भी कवर होगा इस वीडियोस में, और आपका उस कंट्री और ज्योग्राफी भी कवर किया जाएगा। पहली कंट्री जो मैंने कवर की थी वो इजराइल था, अब ये दूसरा कंट्री है, ये जो आपका है यूक्रेन। समझ गए? यूक्रेन के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं इस वीडियो में। अब रिसेंटली हो क्या रहा है यूक्रेन क्राइसिस, अब बार बार पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, मैं तो कह रहा हूँ पूरे महीने में आप देख रहे होंगे यूक्रेन का नाम बार बार आ ही जा रहा होगा। क्यों? अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि भैया यूक्रेन को यूएसए के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली मतलब स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि भैया जो भी अमेरिकन सिटीजन है, जितने भी यूक्रेन में है, प्लीज आप छोड़ के आ जाइए देश, यूक्रेन छोड़ के जल्दी से जल्दी अपनी कंट्री में आ जाइए, अमेरिका में वापस आ जाइए, क्योंकि एक बार वॉर स्टार्ट हो गई तो मैं अपने सोल्जर्स नहीं भेज पाऊंगा, तो प्लीज आप आ जाइए। हम नहीं चाहते कि सिचुएशन और खराब हो और आपकी जान को कुछ खतरा उतरा हो जाए। तो उन्होंने स्टेटमेंट इशू कर दिया, व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि जल्दी से जल्दी छोड़ के आइए, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। ठीक है? और इनके पीछे पीछे जापान और बहुत सारी कंट्रीज ने अब ऑर्डर दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, जारी कर दिया कि जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी उनके नागरिक हैं, वो प्लीज अपनी कंट्री में वापस आ जाए। बट बेसिकली ये डेडलॉक है क्या, यूक्रेन के ऊपर ये डेडलॉक क्या चल रहा है, और ये रशिया को क्या चाहिए, क्या मतलब यूक्रेन से इतना ज्यादा वो क्या दिक्कत है कि यूक्रेन के लिए वो इतना जान पूरा वर्ल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। रशिया को मिलेगा क्या? व्हाई यूक्रेन मैटर्स टू रशिया सो मच? व्हाट डज रशिया होप टू अचीव विद इट्स एस्केलेशन इन यूक्रेन? क्या यूक्रेन से वो उसको क्या हासिल होगा भाई, क्यों कर रहा है इतना? इसमें नेटो का क्या एंगल है? तो बेसिकली हम देखते हैं यूक्रेन क्राइसिस में अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन क्या है। रशिया ने अपने पूरी ट्रूप्स, पूरे आर्मीज, इन्फेंट्रीज, टैंक्स वैंक्स सब अपने मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, और बेसिकली मोबिलाइज स्टार्ट करके यहाँ पर गैदर भी कर दिया है, मास कर चुके हैं अपने सोल्जर्स को। ये आप बेलारस के साइड भी, बेलारस के जो ऊपर, कीव के ऊपर जो बेलारस वाला एरिया दिख रहा है आपको कंट्री है, बेलारस भैया ये रशिया का बहुत अच्छा मित्र है, उसके प्रेसिडेंट लुका अलेक्जेंडर करके हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं इनके, तो उन्हें पूरा फुल सपोर्ट दिया है। तो रशिया वहां से भी एंटर कर रहा है, रशिया अपने बॉर्डर से भी एंटर कर रहा है, रशिया नीचे से भी एंटर कर रहा है। तो यूक्रेन को चारों तरफ से बेसिकली उन्हें घेरने का ट्राई कर रखा है, और अच्छे से कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। और जो इस साइड ये वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये बेसिकली रशिया को सपोर्ट भी करते हैं। लगभग 1 लाख के आसपास सोल्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं रशिया ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चक्कर में पूरा फॉरेन वेस्टर्न मीडिया सब मतलब समझ गया है कि रशिया कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि इतना मिलिट्री आप खर्चा कर रहे हो, मिलिट्री में टैंक्स लेके जा रहे हो, पैसा पानी की तरह बहा रहे हो, और फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं वॉर कुछ करना नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ, तो ये बात कोई नहीं मानेगा। सही बात है, और सबको ये दिख ही रहा है कि ये बात मतलब मानने वाली बात भी नहीं है। ठीक है? लेकिन अब इसको प्रॉब्लम क्या है, रशिया को इतनी प्रॉब्लम क्या है यूक्रेन से, ऐसा क्यों अचानक क्यों कर दिया? यूएसए और रशिया की एक मीटिंग हुई थी, ये बहुत पहले का इशू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉलो करते हो न्यूज़, तो ये बहुत पहले का इशू है, मतलब 2020 के आसपास ही बात चल रही थी, 2020 के आसपास। तो बात क्या चल रही थी, बेसिकली रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उसने डायरेक्टली बोल रखा था यूएसए को। अभी रिसेंट मीटिंग भी हुई थी कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले, कि उसमें डायरेक्टली उसने बोला था, रशिया का डिमांड था कि आप रिटर्न स्टेटमेंट में, यूएसए से बोला था कि रिटर्न स्टेटमेंट में आप प्लीज हमें दे दीजिए कि आप कभी भी नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, यूक्रेन को ज्वाइन करने के लिए नहीं अलाउ करेंगे। अब नेटो से इसको क्या प्रॉब्लम है रशिया को? बेसिकली ये समझ गया कि दिक्कत क्या है, वो चाहता है कि नेटो का पार्ट कभी भी यूक्रेन ना बने। यूएसए ने इसके बदले में क्या बोला, कोई रिस्पांस दिया? ये उसने बोला कि ना, मैं लिखित में नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी हम इसको नहीं अपनाएंगे, अभी हम नेटो का पार्ट मेंबर ये नहीं है, तो हम इसको अभी का कुछ नहीं कह रहे, बट फ्यूचर में क्या पता हम मेंबर बना लें, इसलिए हम कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात अगर उन्हें रिटर्न में दे दी तो ये पूरा एस्केलेशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तक यूएसए भैया सुपर पावर है, वो कैसे मान जाए, रशिया के सामने कैसे झुक जाए? तो यही बात है, ईगो पे सब ले लेते हैं, तो इस चक्कर में चल रहा है, पूरा क्राइसिस चल रहा है। ठीक है? लेकिन अब नेटो से इसको प्रॉब्लम क्या है? नेटो है क्या? नेटो बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे नेटो का इतिहास, नेटो बहुत पहले से बना था। नेटो बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम से बना था। कोल्ड वॉर के टाइम देखो क्या हो रहा था, अगर आपको बेसिक कोल्ड वॉर कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर उसके आप बेसिक्स क्लियर है तो समझ जाइए, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो नेटो पे बेसिक्स पे जाएंगे, तो बेसिक्स क्या था नेटो का? नेटो का ये बेसिक्स था, कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर में वहां क्या हो रहा था, वहां पर ये रशिया साइड कम्युनिस्ट डेवलप हो रहा था, यूएसए साइड कैपिटलिस्ट डेवलप हो रहा था।
यूरोप दो फ्रैक्शन में बट चुका था। जो ईस्टर्न पोर्शन था वो आपका पूरा क्या हो रहा था, ईस्टर्न पोर्शन पूरा कम्युनिस्ट वाला हो रहे थे, वेस्टर्न पोर्शन पूरा कैपिटलिस्ट वाले हो रहे थे। मतलब एक प्रो यूएसए ब्लॉक बन गया था, एक प्रो रशिया ब्लॉक, प्रो सोवियत ब्लॉक बन गया था। लेकिन रशिया ब्लॉक जो था, प्रो रशिया ब्लॉक, वो यूरोप में कभी भी इन्वेट कर सकता था, मतलब पूरा पूरा यूरोप को, वो पैन यूरोप को पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक बना देता। तो इस चक्कर में यूएसए, क्योंकि यूएसए का लैंड बाउंड्री से उसका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट लैंड पे वो तो आ नहीं सकता, यूएसए का बीच में अटलांटिक सी आ जाती है, और इसके बीच में तो रशिया का तो आराम से मूव कर सकता था फॉरवर्ड, और वो अपनी मिलिट्री को ले जाके सप्रेस करवा के जबरदस्ती सबको अपने ब्लॉक में डाल देता, कम्युनिस्ट ब्लॉक में डाल देता। अब इस बात को इंश्योर करने के लिए यूएसए ने क्या बनाया, नेटो ग्रुप बनाया, ताकि रशिया आगे बढ़ ही ना पाए। तो इस टाइम ये नेटो का ग्रुप बना था इस टाइम की, ताकि जो रशिया का सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको वो कंटेन कर पाए, उसको एक लिमिट दे पाए, इसलिए नेटो बनाया था। ठीक है, तो नेटो में बेसिकली लिखा क्या था, नेटो में ये लिखा गया है कि नेटो कंट्री का कुछ फायदा है, ये फायदा है कि भाई अगर आप नेटो कंट्री हो और आप पे किसी नॉन नेटो कंट्री ने हमला कर दिया या वॉर कर दिया, तो ये माना जाएगा कि आप जितनी भी नेटो मेंबर्स हैं उन सब पे आपने हमला कर दिया, तो सारा मतलब एकदम से वॉर स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी कंट्री पे अगर मान लो ये जैसे यूक्रेन नेटो का पार्ट होता और रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो क्या माना जाएगा, पूरे नेटो कंट्री पे हमला हो गया, पूरे नेटो कंट्री उसमें इंक्लूड है यूएसए भी। तो बेसिकली यूएसए ऑलरेडी वॉर पे आ गया है, मतलब आपने हमला किया तो डायरेक्ट यहाँ से वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कोल्ड वॉर के टाइम नेटो बनाया गया था, ताकि रशिया आगे बढ़ ना पाए, रशिया को डर लगे कि अगर मैं छोटी सी भी कंट्री का हमला करूंगा तो लगेगा कि यूएसए पे हमला कर दिया है, तो यूएसए डायरेक्ट वॉर पे आ जाएगा, उसको रीजंस मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में नेटो का जन्म हुआ था। समझ गए बात, नेटो का इतिहास पता चल गया आपको। अब नेटो से, अब वो नेटो के इतिहास ने पूरा सोवियत को मतलब कंटेन करके रखा था, ये तो बात सही है। 1991 में सोवियत टूट गया, वो सबको पता है, वो मतलब फैक्ट है, नॉन फैक्ट है। सोवियत टूट के उसका सक्सेसर कौन बना, रशिया बना। बट 1991 के बाद भी नेटो का सीमित जो दायरा था उसको और बढ़ाया जा रहा है, यूएसए उसको और बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज करे जा रहा है। इस बात से रशिया को दिक्कत है कि आप अब क्या चाहते हैं भाई, मतलब अब तो हम कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वाले आइडियोलॉजी वॉरफेयर में तो अब नहीं है हम, तो अब क्या चाहते हैं आप, अभी भी आप हमें क्यों कंटेन कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स के आसपास क्यों सारे कंट्रीज को नेटो में शामिल होने के लिए मजबूर करते रहे। ये देखिए नेटो के 1997 के बाद ये एक्सपेंशन हुआ नेटो का, ये जो 1 2 3 है ये सारी बाल्टिक कंट्रीज है, याद रखिएगा, बाल्टिक कंट्रीज, उसका नाम और कैपिटल याद कर लीजिएगा, 1 2 3, उसके बगल में जो 1 2 3 के ऊपर क्या है, जो पानी वाला दिख रहा है वो बाल्टिक सी है, ठीक है। जो ये 4 है ये आपका पोलैंड है, पोलैंड भी नेटो का पार्ट बन चुका है, बाल्टिक कंट्री भी नेटो का पार्ट बन चुका है। अब मैं इंपॉर्टेंट बस एक पॉइंट यहाँ बताऊंगा, 4 और 3 के बीच में जो है वो रशिया है, उसको याद रखिएगा, 4 और 3 के बीच में रशिया है। ये लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि पोलैंड रशिया से बाउंड्री शेयर नहीं करता, क्योंकि उनको ये वाला टेरिटरी नहीं पता है, तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड जो है वो भी नेटो का पार्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेटो, समझ गए। और ये रहा यूक्रेन आपका, यूक्रेन के जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जो मार्क कर रखा है क्रीमिया, ये बेसिकली 2014 में ऑलरेडी यूएसए ने यूक्रेन से छीन लिया है, एनेक्स कर लिया है, सॉरी यूएसए ने नहीं, रशिया ने एनेक्स कर लिया है यूक्रेन से, समझ गए, 2014 में। इसके ऊपर उसके लिए भारी सैंक्शन भी पड़ा था, इसके बारे में और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्थ मैसेडोनिया वाला मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्थ मैसेडोनिया कौन सा नंबर है, 13 नंबर। ये देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया बेसिकली किसके ऊपर है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपको ग्रीस है। अब नॉर्थ मैसेडोनिया और ग्रीस के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। ग्रीस जो अलेक्जेंडर माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कहाँ के जन्म स्थान है उनका बोला जाता है मैसेडोनिया का जन्म स्थान है, आप पढ़िएगा कहीं पर भी नेट पे देखिएगा। लेकिन वो मैसेडोनिया, जो नॉर्थ मैसेडोनिया का पहला नाम मैसेडोनिया था, नॉर्थ मैसेडोनिया थे पहले, मैसेडोनिया इसको बोला जाता था। और लेकिन जो अलेक्जेंडर जहां से पैदा हुआ है वो ग्रीस में है, वो ग्रीस के अंदर है, एथेंस के अंदर है वो, ठीक है। तो एथेंस वाले, ग्रीस वाले क्या बोल रहे थे, ग्रीस वाले बोल रहे थे कि भैया आप अपना नाम चेंज कीजिए, वरना पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूज हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा अलेक्जेंडर कहाँ पैदा हुआ है तो वो मैसेडोनिया कंट्री पे टिक कर देंगे, जबकि वो कंट्री कौन सी होनी चाहिए, ग्रीस होनी चाहिए, ग्रीस के अंदर एक शहर का नाम है मैसेडोनिया, वहां पर होनी चाहिए। तो इस चक्कर में यहाँ विवाद हुआ, तो उन्होंने नाम जाके आखिर में नॉर्थ मैसेडोनिया चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बात याद करने के लिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता दिया। अब ये आपने देख लिया कि कैसे 1997 के बाद भी एक्सपेंड हो रहा है। तो अब रशिया का भाई जेन्युइन कंसर्न है कि भाई आप क्यों करना चाहते हो ऐसा, अभी भी क्यों कंटेन कर रहे हो हमें, अभी भी और भी दिक्कत है, मतलब और हमें कितना रोकना चाहते हो। तो इस चक्कर में वो बोल रहा है कि ना, आप लिखित में दीजिए तभी हम मानेंगे, वरना हम यूक्रेन को कब्जा कर लेंगे, जब हमारे पास रहेगा तो आप नेटो का मेंबर बना ही नहीं सकते उसे, सीधी बात है। तो ये मेन रशिया का कंसर्न यही है, समझ गए। अब बेसिकली यहाँ पर और क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ट्राई हो रहा है कि पीस एग्रीमेंट कुछ कर पाए। तो बेसिकली हाँ, बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये पीस सॉल्व हो जाए, मतलब कैसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पीस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमारे मैसेंजर ऑफ पीस बन के कौन ट्राई कर रहे हैं, सबका अभी न्यूज़ में मैं सुन रहा था कि नाम आ रहा है इनका, कौन है, पोप। पोप बेसिकली कैथोलिक के
फादर माने जाते हैं, मतलब कैथोलिक चर्च के जो मेन लीडर हैं वो पोप माने जाते हैं, जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो कि वेटिकन सिटी कहाँ पर है, रोम के अंदर है। रोम क्या है, इटली का कैपिटल है। इटली के कैपिटल के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, ये हरदम याद रखिएगा। इटली एक कंट्री है, उसके अंदर कैपिटल है रोम, रोम के अंदर एक कंट्री है, मतलब एक कंट्री के कैपिटल के अंदर एक कंट्री है, उसका नाम है वेटिकन सिटी, जहां पर रहते हैं पोप। समझ गए? पोप, अब पोप को बेसिकली बुलाया जा रहा था, मतलब सोच रहे हैं सारे लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि पोप गलती से रशिया से अगर बात कर ले तो क्या पता कॉन्फ्लिक्ट ये जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये बात चल रही है कि बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन रशिया ने मना कर दिया है। और बेसिकली आप ये बात याद रखिए कि दो ग्रुप बच चुका है चर्च में, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट, ये बढ़ चुका है। इसका हिस्ट्री मैं बाद में किसी वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन ये बढ़ चुका है ऑलरेडी। जो रशिया वाले हैं वो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, वो कैथोलिक वाले नहीं है। तो ऑर्थोडॉक्स वाले कैथोलिक वाले को नहीं फॉलो करते ज्यादातर, समझ गए? और ये जो बंटवारा का हुआ था वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न ब्लॉक क्रिश्चियनिटी में, दो स्प्लिट आ गया था, ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। मतलब ईस्टर्न वाले कौन हो गए, ऑर्थोडॉक्स हो गए, वेस्टर्न वाले हो गए आपके कैथोलिक्स। तो ये हुआ था 1054 में, ठीक है। इसके बाद अभी तक सिर्फ एक बार मीटिंग हुई है पोप की, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न की मीटिंग जो दोबारा हुई है वो सिर्फ एक बार हुई है। कब हुई है वो? क्यूबा में 2016 में हुई थी। और ये दूसरी मीटिंग होने की अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पता यूक्रेन को सॉल्व करने के लिए पोप मैदान में उतर जाएं और बेसिकली रशिया से एक बार बात करके समझौता करवा दें। क्या सिर्फ ये और रिलीजन एक फिर से माध्यम बन जाए हमारा पीस को डेवलप करने के लिए? तो अगर रिलीजन इस काम के लिए आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। तो सिर्फ पोप नहीं जा रहे हैं, पोप के साथ साथ बहुत कंट्री के सुपर पावर्स या पावर्स के प्रेसिडेंट, बहुत बहुत लोग जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन हो ट्राई कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली ये सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए अभी हमारे पेरिस के फ्रांस के प्रेसिडेंट आपके कहे थे मैक्रोन साहब, पुतिन साहब से मिलने गए थे। बड़ी मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग हुई, बट इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं आया। अब जो बाइडेन, जो कि भाई यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके वो कंट्री है जिसमें पहले बोला था कि कभी सन डूबता ही नहीं है, सन नेवर सेट्स डाउन, समझ रहे हो? मतलब सन कभी डूबता ही नहीं है, ऐसा कहावत होती थी। ये ब्रिटिश के लिए होती थी, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी कॉलोनी बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। अब बेसिकली इनने कह दिया है कि भैया हम उस अपोज करते हैं उस पॉलिसी को जो कि ग्रेट पावर्स डिसाइड करे ग्रेट नेशंस के बारे में। जैसे कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली रशिया क्या बोल रहा है कि आप नेटो में इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए हम हमला कर रहे हैं, और वो यूएसए क्यों इस पे अड़ा हुआ है कि बोल रहा है कि ना हम क्या आपको कैसे लिखित में दे दें? अगर आपको लिखित में दे दिया तो आप फिर उसको कभी भी हमला कर देंगे, हम बचा ही नहीं पाएंगे उसको। इस चक्कर में चल रहा है। तो बेसिकली दो ग्रेट पावर्स, ग्रेट सुपर पावर्स यूक्रेन का फेट डिसाइड कर रहे हैं, यूक्रेन की किस्मत डिसाइड कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये बहुत मेजर क्राइसिस में कन्वर्ट होने जा रहा है। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया ऑन रिकॉर्ड, समझ गए? अब जो इतने सारी मीटिंग हो रही है हमारी, इतने सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं, बेसिकली सारे ट्राई कर रही है कंट्रीज। और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेटो का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। नेटो के हेडक्वार्टर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि भैया हम नहीं जानते, हम अभी इस पे हमला करने, मतलब हेल्प करने यूक्रेन की नहीं जा रहे हैं। यूएसए ने भी बोल दिया हम हेल्प करने के लिए नहीं भेजेंगे। यूएसए ने तो वार्निंग स्टेटमेंट डाली कर दिया अपने अपने सिटीजन के लिए, बोला कि भाई सीधी बात है आप जल्दी से जल्दी छोड़ के आ जाइए, क्योंकि हम अपने सोल्जर्स नहीं उतारने वाले यूक्रेन में। ये बात और थोड़ा डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए एक बेसिकली अभी क्या हुआ है, इस लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, डिप्लोमेटिक इतना सारा एफर्ट चल रहा था, पुतिन इससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं सबसे मिल रहे हैं, बट एट द एंड हो क्या रहा है, बेलारस में वो एक जॉइंट मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। बेलारस कहाँ है, मैंने बताया था यूक्रेन के जस्ट ऊपर, जो बेलारस उसके फ्रेंड है जो लुका अलेक्जेंडर करके हैं, वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले 10 दिन के अंदर, बहुत बड़ा वाला मेगा स्केल पे करेंगे। बेसिकली वो डरा रहे हैं यूक्रेन को, डरा रहे हैं, चाहते हैं कि यूक्रेन ऐसी मान जाए, भाई काहे क्यों लड़ना है आपको, ऐसे ही मान जाओ यार, हम दिखा रहे हैं अपनी पावर्स, हमारे पास कितनी हो रही है, ऊपर से जेट वेट उड़ा दे रहे हैं, मतलब लग रहा है कि वाह, यूक्रेन ऐसे ही देख के डर जाएगा और बोलेगा कि ठीक है हम सरेंडर कर दे रहे हैं। तो ये बेसिकली रशिया का ट्राई कर रहा है, ठीक है। रशिया का बेसिकली यहाँ पे इशू यही है कि भाई सोवेनिटी इशू उनका प्रोटेक्ट करना है। सोवेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? सोवेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो रशिया बोल रहा है कि आप नेटो, उसकी सोवेनिटी, यूक्रेन की नेटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो उसकी सोवेनिटी आप खत्म कर देंगे एक टाइप का, जो यूएसए बोलेगा वो करोगे। और यूएसए बोल रहा है कि अगर हम नेटो में ज्वाइन नहीं करवाएंगे उसको तो आप जो रशिया कहेगा वो कहेगा वो। तो बेसिकली सोवेनिटी का इशू आ गया। यही सब बीच में जो नॉर्मल बातें चलती है वही सब चलती है, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये सब ऑन द स्पॉट्स वाली है। 1 लाख लोग सोल्जर्स आ चुके हैं, मैं ये सब बता दिया मैंने। अब ये मैप जोग्राफिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए आप। यूक्रेन ये मैप दिख रहा है, यूक्रेन के नीचे जो है ये क्रीमिया है, क्रीमिया के नीचे जो यहाँ पर जो वाटर मास है, वाटर बॉडी दिख रही है, ये है ब्लैक सी। और ये वाली जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं सी ऑफ एजस। ये किससे सेपरेट करती है? कर्च स्टेट से सेपरेट करती है। ये जो रेड वाला मार्क कर रखा है मैंने, ये क्रीमिया है, ये ऑलरेडी 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया है। और ये रहा बेलारस, ठीक है। और जो मैंने बोला था रशिया का पार्ट है पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में, ये रहा रशिया का पार्ट वाला, समझ गए? रशिया की टेरिटरी है वो बाल्टिक सी और तीनों बाल्टिक कंट्रीज। सी ऑफ एजोस, समझ गए? सी ऑफ एजोस और स्टेट ऑफ कर्च, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये आएगा क्योंकि यूक्रेन बहुत ज्यादा क्वेश्चन में है। सी ऑफ एजोस, ये आ रहा स्टेट ऑफ कर्च,
अब देखिए 2014 में क्या हुआ था। 2014 में भी रशिया ने आपके क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, उसको कब्जा कर लिया था। और तब किया था जब करने वाले थे वो, बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी सैंक्शन लगा हुआ, तो अभी तक लगा हुआ है वो हैवी सैंक्शन। इतने ज्यादा सैंक्शन लगे थे कि रशिया की इकोनॉमी मतलब पूरी पूरी एकदम बर्बाद हो चुकी है। चाइना पे उसको डिपेंड होना पड़ रहा है। चाइना से उसे इंडिया लोन देता है रशिया को। आपको ये बात मतलब जान के हैरानी होगी कि इंडिया लोन देता है रशिया को। रशिया लोन मांगने जाता है चाइना से। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जो रशिया एक सुपर पावर होता था, आज के पैसे के लिए वो इंडिया और चाइना पे निर्भर है। बेसिकली अब तो चाइना पे ज्यादा निर्भर है, चाइना उनसे पैसा देता रहता है। तो ये समझिए कि इतना बड़ा सैंक्शन लगाने के बाद रशिया की इकोनॉमी बर्बाद कर दी थी इनने। ठीक है, 2014 में, 2014 की बात है। फिर भी अभी तक रशिया माना नहीं है, अब वापस पूरा यूक्रेन अब लेना चाहता है। पहले सिर्फ क्रीमिया लेता, पूरा का पूरा यूक्रेन लेना चाहता है। समझ गए? यूएसए ने इतने ज्यादा इंपोज कर दिए थे, ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। और बेसिकली ये वही बात है, जब स्टार्ट हो रहा था कन्फ्रंटेशन, अभी हुआ नहीं था, एनेक्स नहीं किया था, तभी सैंक्शन लगना स्टार्ट हो चुके थे। जैसे अभी ये सिचुएशन है, अभी मान लीजिए कि सैंक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात है कि मतलब अभी तक एनेक्स भी नहीं किया था, तब भी सैंक्शन लगना स्टार्ट हो गया था। बहुत हैवी सैंक्शन लगे थे, सिर्फ उस पे नहीं, उसके इंडिविजुअल्स पे, पूरे रशिया पे तो लगा ही लगा था। उनके पर्टिकुलर जो फेमस लीडर्स थे उन सब पे वो लग गया था सैंक्शन। तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। अमेरिका ने तो एक स्टेप मतलब आगे ही बढ़ गया, उसने एक लेजिस्लेशन ही पास कर दिया, जो फेडरल लेजिस्लेशन है वो पास कर दिया। क्या लिखा था? काटसा के बारे में। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काटसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में पूछा जाता है या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काटसा है क्या भाई, काटसा है क्या? तो काटसा ये है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। बेसिकली एक एक्ट लेजिस्लेशन पास हो गया था जिसमें लिख दिया गया था कि भाई जो भी यूएसए का दुश्मन है उससे अगर आपने कुछ भी चीज ट्रेड किया या कुछ भी चीज किया तो हम मानेंगे कि आप भी हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हो और हम आप पे भी सैंक्शन लगा देंगे। ये इस लेजिस्लेशन का मूल सिद्धांत जो है वो यही है। समझ गए? और इसमें एडवर्सरीज मतलब दुश्मन, साहब समझ ही रहा आपको। तो इसके अंदर कुछ दुश्मन को मेंशन भी करना पड़ेगा। तो इनने 3 कंट्री के बारे में मेंशन किया है, एक ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। ठीक है, ईरान क्यों मेंशन है कि ईरान न्यूक्लियर डील के चक्कर में मेंशन है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया तो भाई हर दिन पागलों जैसा मिसाइल विसाइल छोड़ता रहता है, इस चक्कर में वो है। और रशिया को तो मतलब 2014 वो क्रीमिया के चक्कर में अभी तक है वो। ठीक है, समझ गए? सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा भी बहुत उस टाइम जोर पकड़ लिया था। अब G7 के बारे में आपको जानना जरूरी है। G7 बोला जाता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। समझ गए? ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज उस टाइम थी। ग्रुप G7 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक कंट्री ऐड हुई थी, G8 बन गया था। वो कंट्री ऐड कौन सी हुई थी? रशिया हुई थी। कब ऐड हुई थी ये आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, कब ऐड हुई थी रशिया G7 में, और उसका ऑफिशियल नाम चेंज हो गया था G8 में। फिर 2014 में जब इसने एनेक्स कर लिया तो भाई पूरी ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज ने मिलकर क्या कहा कि भैया हम रशिया को सस्पेंड कर रहे हैं। रशिया को G7 कंट्री से सस्पेंड कर दिया। और ऑफिशियली कितने हो गए वापस? मतलब G8 थी पहले, G8 में से रशिया को सस्पेंड किया तो कितने हो गए? G7 हो गई। 2017 में आके रशिया ने खुद तंग आके बोल दिया कि भाई मैं सस्पेंडेड, मुझे मतलब इतनी शर्मिंदा टाइप का मैं नहीं फील करना चाहता, आपने सस्पेंड क्या किया, मैं अब छोड़ ही रहा हूँ। तो 2017 में आके रशिया ने विड्रॉल ही कर लिया G7 से। अब ऑफिशियली उसको G7 वापस उसका नाम हो गया। पहले G8 था, अब G7 नाम हो चुका है। ठीक है, लेकिन ट्रम्प जब एडमिनिस्ट्रेशन आया था तो ट्रम्प ने वापस बोला था कि G7 को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये G7 ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज उस टाइम की, ये ग्रुप ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। अभी तो भाई इंडिया नहीं है उसमें, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं है, तो अब मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आप बोलना ठीक नहीं है। तो इसको हमें ओवरऑल करना पड़ेगा, मतलब चेंज करके इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रीस्ट्रक्चर जरूरी है, अगर रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चर की बात हुई थी, इसमें बोला गया था कुछ कंट्रीज को ऐड करते हैं। तो बात चल रही थी कि ट्रम्प चाहते हैं कि रशिया भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो रशिया, लेकिन जो G7 में और बाकी कंट्री है उन सब ने कहा ना, हम अलाउ नहीं करेंगे। उसमें से सबसे फोर फ्रंट पे ये थे भाई साहब, ये जो अभी छुपे बैठे हैं, यहाँ पर इमरजेंसी चल रही है। मतलब इंडियन की जब इंडिया का स्ट्राइक चल रहा था, सीए फार्मर स्ट्राइक सब चीज चल रहा था, तब ये बड़ा बोल रहे थे कि ना हम गलत कर रहे हैं, हम फार्मर्स के खिलाफ हैं या जो भी है। तो भैया हमारा मेन मतलब ये है कि जिस कंट्री में जो चीज चल रहा है उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए सरकार है, उसे करने दीजिए। आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अपनी कंट्री तो संभालिए ना। आप अपनी कंट्री तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अभी छुपे हुए बैठे हुए हैं, इमरजेंसी लगा रखी है। लेकिन ठीक है, अब जो है, तो इनने भी रशिया को बोला था कि ना, इसको भी हम ऐड नहीं कर देंगे। सिर्फ इनने नहीं, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सबने मना कर दिया कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और अभी का मैंने लेटेस्ट सिचुएशन आपको बता दिया है कि ये यूएस अर्जेस सिटीजन टू लीव यूक्रेन। मतलब सारे लोगों ने को बोल दिया है, यूएस से सिटीजन को बोल दिया कि भैया आप जल्दी से जल्दी छोड़ के जाइए, मतलब दिक्कत हो जाएगा, वरना जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं निकलिए। और ये आप इस स्टांस को थोड़ा क्लियरली समझिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यूएसए में जो यूक्रेन में हो रहा है और जो अफगानिस्तान में हुआ था, उस दोनों में बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत मेन डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस है कि तालिबान जो था वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तालिबान ओवरसीज कर रहा था, लेकिन रशिया एक पूरा ऑफिशियल कंट्री है, सरकार है वो। तो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर यूएसए के आर्मी ने, सोल्जर ने बंदूक उठा दी तो माना जाएगा 2 कंट्री वॉर पे आ चुकी है। और वहां पर अफगानिस्तान में अगर यूएसए ने अफगानिस्तान के किसी भी कमांडर को भी मार दिया तब भी माना जाएगा कि टेररिस्ट को मारा है।
तो अफगानिस्तान वॉर पे नहीं है, टेररिस्ट को मार रहे हैं इसलिए यूएसए वहां पर इन्वॉल्व है। तो वहां पर और यहाँ पर सिचुएशन अलग है। तो इसलिए जो बाइडेन का मतलब इस बात पे थोड़ी तारीफ करनी चाहिए कि जो बाइडेन चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए सिचुएशन, इतना बड़े स्केल में वर्ल्ड वॉर जैसा स्केल में ना पहुंच जाए, क्योंकि हो जाएगा वर्ल्ड वॉर स्केल। आप सोचिए कि अगर कुछ यूएस सिटीजन वहां पर रह गए, मतलब यूक्रेन खाली करके वो नहीं गए, वहां से रशिया ने एडवांस कर लिया, रशिया घुस गया यूक्रेन के अंदर। अब यहाँ पर यूएस के कंट्री में भाई अपने लोगों को बचाने के लिए प्रेशर तो बना ही जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। जो बाइडेन को प्रेशर में आके गलती से अपने सोल्जर उठाने भेजने पड़ गए कि वहां पर जाइए और यूक्रेन में जो फंसे हुए हमारे नागरिक उनको वापस लेके आइए, वो वहां पहुंच गई, यूएसए आर्मी वहां पर उतर गई। उतरने के बाद अब रशियंस वहां पर आ रहे हैं और आपस में कन्फ्रंटेशन हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा भी, एक भी यूएसए का सोल्जर या एक भी रशिया का सोल्जर मर गया आपस में, तो माना क्या जाएगा कि यूएसए इज एट वॉर विथ रशिया। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3। तो बेसिकली इस चीज को रोकने के लिए यूएसए ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने सोल्जर्स को नहीं उतारने वाला हूं यूक्रेन के अंदर। जितने भी अमेरिकन नागरिक है प्लीज प्लीज आप निकल आइए, नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब होगी, फिर हमें मत बोलिएगा, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। तो ये बात मतलब सच में ये बात इतनी क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इसको, न्यूज को थोड़ा फॉलो भी कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। मैंने आपको सिचुएशन बना दिया कि ऐसा होगा, तो वर्ल्ड वॉर 3 के पूरी संभावना है, समझ गए। क्योंकि इसमें चाइना भी बेसिकली रशिया का सपोर्ट कर ही देगा, खुल के ही करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए का पूरा नेटो साथ आ जाएगा, तो बेसिकली फिर इंडिया के लिए भी दिक्कत होगा, इंडिया के साथ जाए, रशिया के साथ जाए, यूएसए के साथ जाए, दोनों हमारे अच्छे मित्र हैं। अब मैं ज्योग्राफी थोड़ा इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ ज्योग्राफी के हिसाब से, जो यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यूक्रेन वाला चैप्टर आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। जो कुछ रिवर्स हैं, एक डॉन रिवर समझ जाइए। डॉन रिवर जो है बेसिकली कहाँ से आ रही है, इसका मैप देख लीजिए। डॉन रिवर आ रही है सी ऑफ एजोस में जा रही है, यूक्रेन से नहीं आ रही, ये बात याद रखिएगा। डॉन रिवर है, रिवर का नाम डॉन है, लेकिन वो यूक्रेन से पास नहीं होती है, वो रशिया से होती है और बेसिकली सी ऑफ एजस में जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉन रिवर कहाँ से पास हो रही है, यूक्रेन से हो रही है या नहीं हो रही। तो यूक्रेन से डॉन रिवर पास नहीं होती है, समझ गए। फिर एक और पॉइंट है दनाइपर रिवर। दनाइपर रिवर यूक्रेन से पास होती है, लेकिन ये सी ऑफ एजोस में नहीं जाती, ये जाती है ब्लैक ऑफ सी में। डॉन जाती है सी ऑफ एजोस में, दनाइपर जाती है ब्लैक सी में, समझ गए, ब्लैक सी में जाती है दनाइपर। इसका नाम क्या है, चेर्नोबिल। चेर्नोबिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था यूक्रेन के इतिहास में। हमारे यहाँ पर ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके 2 साल बाद वहां पर न्यूक्लियर ट्रेजेडी हो गया था यूक्रेन के अंदर। बेसिकली उस टाइम सोवियत के अंदर था, यूक्रेन के अंदर चेर्नोबिल करके एक न्यूक्लियर सिटी बनाया जा रहा था सोवियत द्वारा कि बहुत एडवांस सिटी हम बनाने वाले हैं, लेकिन वहां पर कुछ गैस लीक हो गया और डिजास्टर हो गया। तो उस चक्कर में पूरी ये सिटी आज की डेट में हॉन्टेड सिटी, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, वो आज भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर जाओगे तो आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगा। तो चेर्नोबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेलारस यहीं से एंट्री लेने वाला है चेर्नोबिल, क्योंकि उसके जस्ट बगल में बेलारस में जो भी रशियन सोल्जर्स आएंगे वो चेर्नोबिल होके जाएंगे। अब देखिए चेर्नोबिल में वो क्या होता है, ये अलग ही सिचुएशन होगा जब वॉर स्टार्ट होगा। तो इसके बाद ऊपर और अच्छे से वीडियो आपको बहुत सारी मिलेंगी और न्यूज़पेपर में बहुत सारा आएगा कि चेर्नोबिल से होते हुए रशिया और यूएसए या रशिया यूक्रेन वाले सोल्जर्स कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वहां पर, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो दनाइपर रिवर का मैंने बता दिया। दनाइपर रिवर याद रखना, कीव के बगल से जो रिवर जा रही है वो दनाइपर है। दनाइपर रिवर ब्लैक सी में जा रही है। डॉन रिवर कहाँ जा रही है, डॉन रिवर आपकी सी ऑफ एजोस में जा रही है, लेकिन ये यूक्रेन से पास नहीं होती है डॉन रिवर, समझ गए। और एक और, अब यूरोप पढ़ ही रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में जान लीजिए, ये है दनोबे रिवर। दनाइपर और दनोबे बहुत इंपॉर्टेंट है। दनोबे कहाँ से जा रही है, ये भी ब्लैक सी में जा रही है, दनाइपर भी ब्लैक सी में जा रही है, दनोबे भी ब्लैक सी में जा रही है, ठीक है। लेकिन जो दनाइपर रिवर थी वो आपकी यूक्रेन से जा रही थी, वो यहाँ से जा रही थी यूक्रेन से होके, ठीक है। लेकिन ये यूक्रेन से नहीं जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, यूरोप से जा रही है। तो यूरोप की अगर सबसे बड़ी रिवर पूछा जाएगा तो वोल्गा रिवर है, वो दनोबे भी नहीं है। सबसे बड़ी यूरोप की रिवर वोल्गा रिवर, जो कि पूरी की पूरी रशिया में है, और वो जाती कहाँ है, कैस्पियन सी में जाती है। यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी होगी, वो होगी दनोबे। दनोबे कहाँ से जाती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में ब्लैक फॉरेस्ट है, वहां से निकलती है और बेसिकली 10 कंट्री से होते हुए ये जाती है ब्लैक सी में। दनोबे ब्लैक सी में जाती है, दनाइपर ब्लैक सी में जाती है, बट दनाइपर यूक्रेन से जाती है। डॉन सी ऑफ एजोस में जाती है, वो यूक्रेन से नहीं जाती है। वोल्गा सबसे बड़ी रिवर है, बट वो यूरोप में नहीं, बेसिकली वो रशिया में रहती है, लेकिन रशिया का आधा पार्ट यूरोप में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है यूरोप की सबसे बड़ी रिवर, ठीक है। ये पॉइंट्स मतलब कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने बताना जरूरी समझा। ये वोल्गा रिवर देख रहे हैं, ये यूरोप की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है, यूरोप की, क्योंकि यहाँ वाला जो दिख रहा है आपको पार्ट, यहाँ से मतलब इस साइड से पूरा जो उस साइड है, इसके लेफ्ट में जितना भी है वो पूरा यूरोप में माना जाता है। तो वोल्गा रिवर जो आती है वो कैस्पियन सी में जाती है, याद रखिएगा। वोल्गा रिवर सबसे बड़ी रिवर है, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, रशिया की तो है ही है, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। ये बात याद रखिए, नोट कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है यूक्रेन क्राइसिस के चक्कर में। जैसे ही यूक्रेन वॉर होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम, रशिया पे बहुत बुरे सैंक्शन लगने वाले, बहुत बुरे सैंक्शन लगेंगे। जैसे ही रशिया पे सैंक्शन लगेंगे, हम तेल कहाँ से मंगाते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से साथ दीजिए, हम तेल कहाँ से मंगाते हैं, क्रूड ऑयल जो भी मंगाते हैं, पहले हम ईरान से मंगाते थे, तो ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शन लग चुका है, ईरान न्यूक्लियर डील के चक्कर में ईरान से वहाँ बंद है।
फिर हमने सोचा रशिया से भी कुछ मंगा लेते हैं, तो रशिया से मंगाते हैं, तो रशिया में भी बेचारा सैंक्शन लगे हुए हैं और भी लगने वाले हैं, तो वहां से भी ऑयल नहीं जाएगा। तो ऑयल का मार्केट एकदम हाई राइज होने वाला है, बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट आपको दिख ही जाएगा, सब चीज में दिखेगा इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूक्रेन जो है अपना 70% जो वीट उगाता है वो एक्सपोर्ट करता है। मतलब यूक्रेन को बोला जाता है पूरे यूरोप में ब्रेड बास्केट टू द यूरोप, मतलब ब्रेड बास्केट बोला जाता है पूरे यूरोप का। तो यूक्रेन में राइस वो वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, और वीट का प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करता है पूरे यूरोप में। बहुत सारी कंट्री इस पर निर्भर है। तो जैसे ही वॉर होगा भाई, अब वो कैसे मैनेज करेगा? आप ही समझिए कि मतलब वो वॉर हो रहा है, वो आप गेहूं तो उगाएगा नहीं, तो पूरा गेहूं का मार्केट पूरा ठप होने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इसमें इंडिया को डरने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया अपना राइस और वीट जो भी है वो खुद से प्रोडक्ट अच्छे से करता है। ये देख लीजिए यूक्रेन, मतलब इतना मस्त सिटी है, क्या कहें उसको। बेसिकली नीचे पूरा गेहूं ही गेहूं, ऊपर ब्लू आसमान, बढ़िया सीनरी है। तो ये सब सिचुएशन था, मैं सोचा था ये आपके बारे में अच्छे से डिस्कस कर दूं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो उसमें दूसरी कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो न्यूज़ में है और जो इंपॉर्टेंट है उसके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझेंगे। तो इस पूरे सीरीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, और थोड़ा पेपर पेन लेके रखिएगा। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, पक्का एग्जाम में आएंगे, समझ गए? चलिए, थैंक यू।